नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी मास्टर कैडर के अंदर जो व्याकरण का सिलेबस है उसके आधार पर हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, डायरिस्ट का हिंदी अर्थ क्या है? डायरिस्ट मतलब डायरी, ठीक है। दूधशाला, मधुशाला, दैनिकी लेखक या पत्र लेखक। तो इसका जो सही उत्तर आएगा साथियों वह है तीसरा, दैनिकी लेखक, ठीक है। डायरी, डायरिस्ट, डायरी जिसको दैनिकी बोला जाता है हिंदी में, और डायरिस्ट मतलब डायरी को लिखने वाला। दैनिकी लेखक रोजाना का जो भी ब्यौरा है जब कोई लिखता है अपनी डायरी में तो उसको दैनिकी लेखक बोलते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, रूपक, विरोधाभास, अनुप्रास। तो साथियों इसमें आपको बता दूं कि रूपक अनुप्रास है, ठीक है। अंबर और पनघट, ठीक है, इन दोनों में आपको बता दूं कि इसमें संबंध बताया गया है। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नगरी, ठीक है। अंबर रूपी पनघट, ठीक है। ताराघट मतलब जहाँ पर जो तारा है वो घड़े के समान बताया गया है, ठीक है। तो जहाँ पर एक शब्द दूसरे शब्द का रूप धारण कर लेता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ओके, तीसरे प्रश्न पे चलते साथ ही ये देख लेते हैं। इसमें भी अलंकार पूछा गया है, देख लेते हैं हम। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, सुनती जैसे कुछ निजी बात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति या मानवीकरण। तो साथियों इसमें मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि देखो कि वृक्ष जो है चुपचाप खड़ा है, ठीक है, और सुन रहा है कुछ निजी बातों को। तो वृक्ष कैसे चुपचाप खड़ा हो सकता है जी? ठीक है, इस अब चुपचाप तो आदमी खड़ा रहता है, ठीक है, वृक्ष तो पहले ही बोलते नहीं है। तो जहाँ पर प्राकृतिक घटनाओं में मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया गया है, ठीक है, जो काम मनुष्य करता है वो अभी प्रकृति से करवाया जा रहा है, नेचर से करवाने की यहाँ पर बात हो रही है, इसीलिए जहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। चौथा प्रश्न है साथियों, देख लेते हैं। गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 26, 28। तो साथियों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 26 मात्राएं होती हैं। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सममात्रिक छंद है? सममात्रिक छंद मतलब एक चरण में उतनी ही मात्राएं होती हैं जितनी दूसरे चरण में होती हैं, ठीक है। जे नहीं दोहा छंद की तरह की पहले पहले चरण में 13 आ गई, दूसरे, है ना, ऐसे 13 11 या 11 13 का जोड़ा नहीं बनता, बल्कि एक चरण में समान मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद उसी को कहा जाता है। दोहा, सोरठा, चौपाई ये सभी। तो साथियों सममात्रिक छंद इनमें से है चौपाई। एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अगर दूसरी पंक्ति देखिए तो उसमें भी 16 ही मात्राएं होती हैं। लेकिन दोहा छंद का क्या है, उसके पहले पाद में 13 और दूसरे में 11, फिर दूसरी पंक्ति के पहले पाद में 11, फिर दूसरे में 13। तो ऐसे जोड़े बनते हैं दोहा में, ठीक है। सोरठा दोहा का उल्टा छंद है, लेकिन चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। एक जैसे ही मात्राएं प्रत्येक चरण में चलती हैं, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा। छठे प्रश्न पर साथियों आते हैं। कैडर का हिंदी अर्थ क्या है? मंडल, संवर्ग, सहयोग, अनुपालन। तो दूसरा बिल्कुल सही है, संवर्ग, ठीक है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, अब माफ करिएगा, सातवें प्रश्न पर चलते हैं जी हाँ। छंद में 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है, ठीक है। इन गणों की संख्या कितनी होती है? साथियों अगर आपने छंदों की तैयारी की है तो उसमें आपको पता ही होगा, जैसे जगण, वगण, मगण, तगण, ऐसे कुछ वो होते हैं, ठीक है। छंदों हर एक वर्ण हर एक छंद के प्रत्येक समूह में 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है, ठीक है। तो इन गणों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों 8 है,
ये जगण मगन तगण जो है कुल मिलाकर 8 हैं। अगली वीडियो में हम सारा का सारा ब्यौरा आपको देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वर संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग वॉवल्स, ज्वाइनिंग कंसोनेंट्स या स्पेलिंग्स? तो साथियों सही है यहाँ पर ज्वाइनिंग वॉवल्स। ठीक है, माफ़ करिएगा दूसरे पर टिक लगानी थी, ज्वाइनिंग वॉवल बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, जहाँ पर अगला प्रश्न 9वां हमारे पास है। सोहत ओढ़े पीत पट शाम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर पर्यो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है साथियों? विरोधाभास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इसमें साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहाँ पर प्रस्तुत की जगह प्रस्तुत के आने की संभावना है। देखिए मनहु शब्द आया है जहाँ पर मानो होता है, इसका अर्थ मनहु मानो। ठीक है, कि मान लीजिए ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है जी, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारे सामने है, देख लेते हैं हम। जी हाँ, 10वां प्रश्न है। गंगा सा पावन मन, गंगा सा पावन मन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? साथियों बहुत आसान है 10वें प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो सही ऑप्शन आएगा उपमा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें सा लगा हुआ है और सा, सी, सम, समान, से जैसे शब्द जब किसी पंक्ति में आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, क्योंकि एक मतलब प्रस्तुत का अप्रस्तुत के साथ, ठीक है, उपमेय का उपमान के साथ वहाँ पर तुलना की जाती है। गंगा सा पावन मन, कि गंगा के समान पावन है मन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ण विभाग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी, सिंटैक्स या कॉन्सोनेंट? तो साथ ही वर्ण विभाग को कहते हैं ऑर्थोलॉजी। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है ये। छंद की आत्मा क्या है? ठीक है, छंद की आत्मा क्या है? यति, लय, गति या ये सभी? तो साथियों आपको बता दूं लय, दूसरा अर्थ बिल्कुल, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। लय छंद की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 13वां। डिक्लाइनेबल वॉवल का हिंदी अर्थ क्या है? डिक्लाइनेबल वॉवल, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संयुक्त अक्षर या संयुक्त स्वर? तो साथियों आपको बता दूं विकारी शब्द कहा जाता है डिक्लाइनेबल वॉवल्स को। ठीक है, और अविकारी अगर हम बोलें कि IN, डिक्लाइन के आगे IN लगा दीजिए, बाकी डिक्लाइनेबल पीछे लिख दीजिए IN, उसके बाद डिक्लाइनेबल वोवल, तो बन जाएगा अविकारी शब्द। तो 2 शब्द हमारे यहाँ पर तैयार हो गए। लेकिन 13वें प्रश्न का उत्तर में जो ऑप्शन सही है वो है पहला, डिक्लाइनेबल वोवल को हिंदी में कहा जाता है विकारी शब्द। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न है। कवित छंद की विशेषताओं में कौन सा गलत है? कवित छंद साथियों बहुत ज़्यादा रचनाएं हिंदी में कवियों ने कवित छंद में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो कौन सी विशेषता गलत है देख लेते हैं। मनहर, पहला विकल्प है मनहर, रूप, धनाक्षरी, देव, धनाक्षरी, 3 वेद बता रहा है पहला। दूसरा है वार्णिक छंद है। ठीक है, और तीसरा हर चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं और हर चरण के अंत में लघु या गुरु के आने की शर्त नहीं होती। तो साथियों जी आपको बता दूं कि पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा क्या है कि कौन सा गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर होने वाला है इसलिए वो होगा चौथा। ठीक है, ऑप्शन पर गलत टिक लग गई है, देख लीजिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और पूछा गया है गलत कौन सा, तो चौथा गलत है और हमारा उत्तर क्या होगा? चौथा, क्योंकि सही है वो, लेकिन ठीक है प्रश्न में जो विशेषताएं हैं उसके हिसाब से ये गलत है। पहली 3 विशेषताएं बिल्कुल सही हैं। ठीक है साथियों, तो देख लेते हैं, आपको बता देता हूँ कवित छंद के 3 भेद होते हैं, मनहर, रूप, धनाक्षरी, देव, धनाक्षरी। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। और ऊपर से ये जो है छंद, कवित छंद वार्णिक छंद है, ना कि मात्रिक। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। और तीसरी पंक्ति थी हर चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। और चौथी शर्त जो है बिल्कुल गलत है, हालांकि प्रश्न में गलत ही पूछा गया था कौन सा गलत है, तो चौथा सवाल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे हमारे पास आज का 15वां प्रश्न। 4 से अधिक
चरण 4 से अधिक चरण पंक्तियाँ किस छंद की होती हैं? 6 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो किस छंद में 4 से अधिक, मतलब कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा हो सकती हैं। तो किस छंद में ये पंक्तियाँ अधिक होती हैं? दोहा में तो नहीं होती, उसमें तो है ना 4 पाद होते हैं, 2 पंक्तियाँ होती हैं। गीतिका में भी नहीं है, हर गीतिका में भी नहीं है। और कुंडलियाँ बचता है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, कुंडलियाँ। ठीक है, कुंडलियों में, जहाँ आपको बता दूं, कुंडलियों में 4 से अधिक पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, अभी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कुंडली में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये आप उत्तर दीजिए हमें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले प्रश्न हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहें।